राजधानी लखनऊ के आरिफ कैस्टल होटल में स्वास्थ्य को लेकर एक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम मीट एंड ग्रीट में लखनऊ के बुद्धिजीवियों, समाज सेवियों व पत्रकारों के साथ मेदांता हॉस्पिटल के रेडिएशन एंड ओन्कोलॉजी विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर मोहम्मद सोहेब व न्यूरोलॉजी विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर मोहम्मद वसीम से रूबरू मुलाकात में स्वास्थ्य को लेकर गंभीर विचार विमर्श हुआ। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा विशेषज्ञों ने अपने इंटरव्यू के दौरान। हॉस्पिटल है हमारे इस राजधानी लखनऊ में, कैसे दिखते हैं स्वास्थ्य को लेकर और मेदांता की जो भ्रांतियां हैं लोगों की, कैसे उसमें? थैंक यू हमको यहाँ पे बुलाने के लिए और बात करने के लिए। मैं डॉक्टर सोहेब हूँ, डायरेक्टर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी मेदांता हॉस्पिटल में। देखिए, आप जो ये है इस चीज़ को हम लोग डेली फेस करते हैं। पेशेंट हमारे पास आते हैं या अदरवाइज भी हम लोग कहीं होते हैं तो मेदांता महंगा, मेदांता महंगा नहीं है। ये बिल्कुल एक गलत धारणा है जिसको मैं सिरे से नकारना चाहूँगा। बस ये है कि मेदांता आपको क्लियरली एक बार में ये बता देता है डायग्नोज करके कि ये डिजीज़ है और इसके इलाज में ये खर्च आएगा। हम स्टेप वाइज यूजुअली नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि डे 1 पे जब पेशेंट से ट्रीटमेंट स्टार्ट करें उसको बीमारी, उसके जो इलाज है, पॉसिबल जो उसके साइड इफेक्ट है वो पता हो, उसमें जो होने वाला खर्चा है उसको डे 1 से पता हो। उसको किसी भी वक्त ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि ये बात हमको पहले से पता नहीं थी। इससे क्या होता है कि जो मरीज, जो पेशेंट, जो अटेंडेंट से इलाज कराना चाहते हैं उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है हमारे डिसीजन को लेके, हमारे लिए, और उसके उनके इलाज में उनको फायदा मिलता है और वो उस हिसाब से अपनी तैयारी करते हैं। रही बात सिर्फ और सिर्फ अगर हम पैसे की बात करें तो मेदांता महंगा नहीं है। हम एक जो जेन्युइन रेट में लखनऊ का उसके हिसाब से ही हम मरीजों को पैसा चार्ज करते हैं, क्योंकि किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए इस चीज़ का होना, इस बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है। इमरजेंसी एक अलग सिचुएशन होती है जिसके बारे में हम नहीं बात करेंगे, बट जितनी भी इलेक्टिव प्रोसीजर्स हैं, चाहे सर्जरी हो, चाहे अगर ऑन्कोलॉजी में बात करें रेडिएशन हो, ये सारी सुविधाएं, ये सारे जो हमारे वो हैं, जितने भी हम प्रोसीजर्स करते हैं ये बहुत ही वाजिब रेट पे मौजूद हैं। इसके अलावा बहुत सारी स्कीम है जिसके तहत मेदांता इलाज करता है, जैसे सीएम फंड है जिससे आप गवर्नमेंट के थ्रू मंथली राहत कोष से पैसे आ जाते हैं। आयुष्मान कार्ड पे हमारे वहाँ हार्ट के डिपार्टमेंट में और रेडिएशन के डिपार्टमेंट में आयुष्मान कार्ड भी लगता है। इसके अलावा CGHS, PCHS और भी सारी जो इम्पैनलमेंट होते हैं हम उनके तहत इलाज करते हैं। हमारा इलाज का मेन जो मोटो होता है वो मरीज की बेहतरी होती है, पैसा हमेशा हमारे लिए से। ये जानना चाहता हूँ कि लखनऊ में जिस तरह से मैं बहुत से हॉस्पिटल्स की विजिट करता हूँ, पेशेंट जो है ऐसे बड़े हॉस्पिटल में तभी आता है जब वो लास्ट स्टेज पे हो या सेकेंड लास्ट स्टेज पे हो। तो ऐसे में आप हमारे दर्शकों को क्या अपील करना चाहेंगे, खासकर क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर आम होते चला जा रहा है और प्लास्टिक का उपयोग करने के लिए सरकार मना कर रही है कि आप प्लास्टिक का उपयोग न करें। लोग प्लास्टिक में चाय भर के लोग लेके जाते हैं, आजकल ये भी सर्विसेज चालू हो गई है, प्लास्टिक में चाय भरा, गरम डाला और लेके चले गए। क्या इसके दुष्परिणाम क्या है और कैसे लोग जो है, क्या आप कहना चाहेंगे ऐसे पेशेंट जिनको जो प्राइमरी स्टेज है कैसे पता चले कि वो कैंसर से पीड़ित है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है आपने। मैं थोड़ा सा एलिब्रेट करके बताना चाहूँगा कि जो मेल्स में इंडिया में 2 मोस्ट कॉमन कैंसर है, एक है हेड नेक का कैंसर यानी कि मुंह और गले का कैंसर और दूसरा है लंग का कैंसर। इन दोनों ही कैंसर में 90% से ज़्यादा टाइम इसका जो रीज़न होता है वो तंबाकू या किसी तरह से धूम्रपान होता है। 90% या उससे ज़्यादा, मतलब आप समझ सकते हैं। कुछ केसेस में जो लोग ने कभी तंबाकू या टोबैको यूज़ नहीं किया है उनको भी हो जाता है, लेकिन अगर हम तंबाकू छोड़ दें तो करीब 90% तक हम इसका बचाव कर सकते हैं। रही बात सिम्टम्स की, तो मुंह के कैंसर में जबान में या गाल में छाले आना, छालों का ठीक नहीं होना, दिन ब दिन बढ़ना, गले में गठान आना, आवाज़ का चेंज हो जाना, खाने में या सांस लेने में परेशानी होना। इसके अलावा मेडिकल में कहते हैं अनएक्सप्लेन वेट लॉस, ये पता ना चले वेट लॉस क्यों हो रहा है, आप कोशिश नहीं कर रहे हैं लेकिन जबरदस्ती अपने आप वेट लॉस होता जा रहा है।
किसी तरह का कोई अगर कहीं पे घाव है वो भर नहीं रहा है। इसके अलावा किसी भी रास्ते से ब्लड का आना, जैसे नाक से, मुंह से, कान से या लैट्रिन के रास्ते से या पेशाब के रास्ते से, इन जगहों से अगर खून आ रहा है, खाना खाने में परेशानी हो रही है या खाना खाने के 2 4 5 मिनट के बाद उल्टी हो जा रही है, ये सारे के सारे जो है जिसको कहते हैं वार्निंग साइन, अगर ऐसा कुछ सिम्टम्स है तो आप फौरन जा करके डॉक्टर से अपना इलाज करवाएं, अपनी जांचें करवाएं। महिलाओं में अगर हम बात करें तो जो 2 मोस्ट कॉमन कैंसर है, एक ब्रेस्ट कैंसर है और दूसरा यूट्रस का सर्विक्स कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर का बहुत कॉमन सिम्टम है वो लंप के साथ, यानी कि सीने में गठान के साथ प्रेजेंट करता है। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मौजूद हैं, कोई भी महिला वीडियोस को देख के ये सीख सकती है कि अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कैसे करना है और महीने या 2 महीने में एक बार कर सकती है। अगर उसको किसी भी तरह की कोई गठान महसूस हो रही है तो वो फौरन डॉक्टर के पास जाके अपना चेकअप करा सकती है। इसके अलावा निपल के रास्ते से ब्लड आना, गंदा पानी आना, निपल के आसपास के हिस्से में किसी तरह का दाना जैसा दिखना, अगर इस तरह की कोई परेशानी है तो फौरन आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यूट्रस सर्विक्स कैंसर में ब्लड आना अनियमित रूप से पीरियड्स के बीच में या पीरियड्स बंद होने के बाद 1-2 साल के बाद महिलाओं में ब्लड आता है या गंदा पानी आता है, आपको फौरन जाकर के इसका चेकअप कराना चाहिए। हो सकता है कि ये कैंसर हो जो अगर अभी में पकड़ लिया जाए तो उसका इलाज संभव है। डॉक्टर साहब, मोस्टली जो है जो पोस्ट प्रेगनेंसी फीडिंग के टाइम बच्चों को जब दूध पिलाते हैं उस वक्त बहुत सी महिलाएं जो है दूध पिलाने से परहेज करती हैं बच्चों को। क्या उससे भी जो है इस खासकर रोग को बढ़ावा मिलता है, ब्रेस्ट कैंसर जैसी समस्या हो सके? क्योंकि मैंने अभी बीच में जो है जो ब्रेस्ट फीडिंग वीक था उसमें मैंने एक डॉक्टर का इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने भी यही कहा था कि महिलाओं को ब्रेस्ट फीडिंग जो प्रीकम उनका पहला दूध निकलता है वो पिलाना चाहिए। जी, बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर में कुछ रिस्क फैक्टर बोले जाते हैं, तो उनमें से ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये देखा गया है कि जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपरली नहीं कर पाती या वो ग्रुप ऑफ फीमेल्स जिनमें ब्रेस्ट फीडिंग जिन्होंने कभी नहीं कराया या देर में कराया, बहुत कम टाइम के लिए कराया, उस ग्रुप में ब्रेस्ट कैंसर होने के रिस्क ज़्यादा होते हैं। एक होता है रिस्क ज़्यादा होते हैं, क्या यही कारण है? ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि यही कारण है, बट हाँ, अगर हम ये काम करते हैं, अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं अपने बच्चों को, तो महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये हमारे बीच डॉक्टर सुहैब थे, मोहम्मद सुहैब, काफ़ी बेबाकी से सभी प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे, काफ़ी अवेयरनेस जानकारियाँ दे रहे थे। हमारे बीच दूसरी तरफ मोहम्मद वसीम साहब हैं जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं, न्यूरो स्पेशलिस्ट हैं, सीनियर कंसल्टेंट है मेदांता में। सर, आपका बहुत बहुत खैर मकदम स्वागत है हमारे चैनल में। थोड़ा आप जो है अपना परिचय भी दीजिए और न्यूरो की आज की स्थिति क्या है, किस तरह से फुटफॉल है लोगों का और क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए कि न्यूरो के पेशेंट की जो है जो बढ़ती हुई संख्या वो कम हो। मैं डॉक्टर वसीम अहमद हूँ, मैं डॉक्टर कमलेश सिंह बाइसोदा की टीम में हूँ, मैं दादा में सीनियर कंसल्टेंट हूँ। जैसे हमसे पूछ रहे थे न्यूरो के बारे में, काफ़ी हमारे मरीज हैं जो एज बढ़ते हैं, है ना, काफ़ी हमारे पेशेंट्स उस दिन में आते हैं जब ओल्ड एज में जो महिलाओं भी है, जैसे आप हमारे काफ़ी पेशेंट्स हैं उस जिनको बैक पेन होता है ना, जिनको अभी विंटर के टाइम पे है, अभी स्ट्रोक ज़्यादा होते हैं, इंट्राक्रेनियल ब्लीड्स, दिमाग के अंदर ब्लीड्स ज़्यादा होते हैं। अभी ये सीजन में भी चल रहा है, ठंडी में होता है, ब्लीड का चांसेस ज़्यादा होता है, जहाँ दोबारा जैसा एन्यूरिज्म बोलते हैं, एन्यूरिज्म जो फट के दिमाग के अंदर ब्लीडिंग होता है, वो वाला टाइम भी अभी चल रहा है। तो उसमें यही होता है जो इनके कंट्रोल में है, जो बीपी वाले मरीज है तो बीपी का कंट्रोल करना चाहिए, व्यायाम करके एक्टिव रहना चाहिए। महिलाओं में जो है का कैल्शियम जो पोस्ट मेनोपॉजल होते हैं उनमें जो कैल्शियम की कमी बढ़ सकती है, तो उनको वो कैल्शियम लेना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, टहलने के लिए जाना चाहिए, वो सब केयर करना चाहिए। और हम ये कहेंगे कि जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं जो पहले से ही वो समझे कि क्या है, कमर में दर्द है, वो सोचेंगे कि है कमर में दर्द, काम से हो रहा है, उसको छोड़ दें। बिल्कुल महिलाओं जो घर में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, जिनको सनलाइट की ज़्यादा वो नहीं होती, कैल्शियम की डिफिशियंसी होती है, विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है, और जो फैमिली के चक्कर में वो सब अवॉइड कर लेते हैं और प्रॉन्ग कर लेते हैं,
तो मेरा ये कहना होगा कि सिम्टम्स जो है पहले ही आइडेंटिफाई करें, समझें और पहले ही इलाज और वो करें और अवॉइड करें। कैसे अवॉइड करें? जो हैबिट्स होते हैं लाइफस्टाइल, ओबेसिटी का, स्मोकिंग का, जो हाइपरटेंसिव है उसका इलाज सही से करें, एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन करें, वो सब करें। डॉक्टर साहब, ट्यूमर की समस्या बहुत आ रही है, खासकर न्यूरो में आप देखते हैं लोग ऑपरेशन के बाद रेडिएशन के लिए आप लोगों को सिलेक्ट करते हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि इस तरह की समस्या ना हो? ट्यूमर मान लीजिए किसी पेशेंट को ट्यूमर आए तो उसका भी जैसे डॉक्टर साहब आपको समझा रहे थे, अर्ली सिम्टम्स आते हैं, हेडेक की, दौरा बढ़ने की, झटका आने की और स्ट्रोक जैसे सिम्टम्स आने की वो है। तो इनमें ये होता है कि अर्ली वो डिटेक्ट करें और जितना हो सके हम सर्जरी, ट्यूमर्स में सर्जरी तो होना पड़ेगा और उसमें हम ये बोलते हैं मैक्सिमम सेफ रिसेक्शन, जितना हो सके बिना नुकसान पहुँचाए इसका इलाज हो जाए। तो न्यूरोलॉजी में पहले होता है ट्यूमर पूरा निकालने का, वो नहीं एडवोकेट करते, जो मैक्सिमम सेफ रिसेक्शन बोलते हैं, जितना ट्यूमर सेफली रिसेक्ट कर सके और प्रिजर्व कर सके। और बाकी हम डॉक्टर साहब की हेल्प लेते हैं सिकाई करने में, रेडिएशन करने में, कीमोथेरेपी करने में। और अगर ट्यूमर में ये है कि काफ़ी स्टडीज चल रहे हैं तो ट्यूमर बायोलॉजी, उसके जेनेटिक्स के बारे में, जिससे और उससे फ़ायदा मिल जाए। क्योंकि आप जो है मेदांता हॉस्पिटल को रिप्रेजेंट करते हैं, मेदांता में खासकर न्यूरो स्पेशलिस्ट जो न्यूरो पेशेंट हैं उनके लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ है, आप कैसे दर्शकों को आप बताएंगे? हम बोलते हैं कि वहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव न्यूरोलॉजिकल केयर मिल रहे हैं, न्यूरोलॉजिस्ट के, न्यूरोसर्जन के, न्यूरो इंटरवेंशन के, ऑल कंबाइंड है और खासकर अच्छी तरह की फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन की भी फैसिलिटीज है। तो ये है जब पेशेंट को इमरजेंसी में एक्सीडेंट है उससे यहाँ जाए, सिटी स्कैन हो जाए, जल्दी डायग्नोसिस हो जाए। मान लीजिए वहाँ पे एक सिस्टम वो चलता है लाइफ सेविंग सर्जरी करके, जो भी पेशेंट है अगर उसका जान बचाने का वो संभावना है, ये नहीं देखा जाता कि उसका फिलहाल कुछ लाइफ सेविंग सर्जरी करके रिपोर्ट डालते हैं, तो जिसमें मान लीजिए आधे से 1 घंटे में पेशेंट ऑपरेशन थिएटर के अंदर पहुंच जाता है, बाकी सब उसके बाद ही देखा जाता है। तो वो मेदांता का एक स्पेशलिटी है, रिपोर्ट भी डालते हैं, उसको लाइफ सेविंग करना, खून लेना है, पेशेंट को दवाई चाहिए, वो सब उसमें हो जाता है। तो इमरजेंसी केयर के लिए मेदांता का एक नंबर भी है 1068 करके, जिसमें एम्बुलेंस 1068 करके, जिसमें एम्बुलेंस 15 to 20 मिनट्स में आपके पास पहुँच जाते हैं। और इमरजेंसी में ये जैसे हमने समझाया लाइफ सेविंग का, उसमें काफ़ी जल्दी और तुरंत उसका इलाज और वो हो जाता है। हम काफ़ी मरीज मिलते हैं, वो भी यंग पेशेंट्स जो बाइक एक्सीडेंट हो, ट्रॉमा की वजह से आते हैं, उसमें ये बहुत होता है, कॉमन होता है, क्योंकि वो जो विंडो पीरियड है, वो गोल्डन पीरियड है, वो बहुत कम होता है और तुरंत उनका इलाज हो जाता है। डॉक्टर साहब, कुछ पेशेंट जैसे समझिए कि किसी कारण से उनको ऐसी दिक्कत आ जाती है, तो ऐसे में आनन फानन में क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए? जैसे मैंने एक पेशेंट को देखा था कि उठ नहीं पा रहा था अचानक, तो उसको लोग लेके इमरजेंसी लेके दौड़े, लेकिन वो एक्चुअली पेशेंट न्यूरो का था। तो ऐसे में क्या क्या सिम्टम्स है कि हम दर्शक को समझ में आए कि ये न्यूरो का पेशेंट है, इसको न्यूरो विभाग में लेके जाएंगे? काफ़ी इमरजेंसीज होते हैं न्यूरो में, जैसे एक्सीडेंट जो हम समझा रहे थे, उसमें ये होता है कि प्राइमरी जो डैमेज हो गया वो तो हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, गॉड फॉरबिड वो हो चुका है ना, लेकिन इसमें हमें ये है कि सेकेंडरी जो डैमेजेस है वो प्रिवेंट कर सकते हैं। एक होता है स्पाइन का इमोबिलाइजेशन करना, जैसे एम्बुलेंस में पेशेंट को चला रहे हैं, गर्दन का, रीढ़ की हड्डी का वहाँ पे मूवमेंट ना हो तो इमोबिलाइज करके ट्रांसपोर्ट करना, वो एक होता है। फिर एक बहुत कॉमन सिम्टम है न्यूरोलॉजी में दौरा या झटका होता है, उसमें ये होता है कि पेशेंट उल्टी करते हैं, वो एस्पिरेट करते हैं, तो वो प्रिवेंट करना होता है। तो पेशेंट को लैटरल पोजीशन में लाकर करवट लेके लिटाना है, जमीन पे लिटाना है, कहीं हाइट से वो न गिरे, है ना। ये नहीं है कि उसके मुंह के अंदर कुछ घुसा दे, वो जब आ रहा है, ऐसा सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, उनको एक सेफ पोजीशन में करवट लेके लिटाना है।
और उसको और कोई इंजरी ना हो, वो अपने आप से मोस्टली जग के रुक जाते हैं थोड़े सेकंड्स या मिनट्स में, है ना। उस टाइम में हम कुछ पकड़ाना या कुछ मुंह में घुसाना ऐसा कुछ कोशिश नहीं करना चाहिए। ये करना चाहिए कि उनको सेफली एक करवट पोजीशन में ले, जिससे उनकी उल्टी या कुछ हो वो एस्पिरेट ना करें, उनके लंग्स के अंदर ना चला जाए, वो भी कर सकते हैं। और स्ट्रोक्स के सिम्टम्स होते हैं जैसे कि मुंह टेढ़ा होना, एक तरफ की हाथ पैर ना चलना, भी आना, वो सब न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं। डॉक्टर शोएब साहब, क्योंकि मेदांता से आप जुड़े हुए हैं, क्या दर्शकों को आप मेदांता के लिए कहेंगे कि किस तरह से दर्शक जो है मेदांता में जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं आपके हॉस्पिटल में वो उनको मिले? क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि मेदांता सस्ता है, लोगों में ऐसी धारणाएं हैं, लेकिन आप लास्ट स्टेज पे आएंगे तो सब हम ट्रीट करते हैं, सब जांचें करते हैं, तो उसमें आपका जो है बजट हाइप हो जाता है। थोड़ा आप दर्शकों को भी जो है देखिए, अगर मैं कैंसर के टर्म्स में बात करूँ, कैंसर की बात करूँ, तो कैंसर के मामले में चीज़ें थोड़ी सी उल्टी होती हैं। जब शुरुआती दौर में यानी कि स्टेज 1 to 3 में कैंसर पूरी बॉडी में फैला नहीं है और ठीक होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं, तो ये इस वक्त एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम उस टाइम एक ट्रीटमेंट करके उसको जड़ से खत्म कर सकते हैं। स्टेज 4 में जाने के बाद जड़ से खत्म होने की जो चांसेस हैं, जो प्रोबेबिलिटी है, वो काफ़ी कम हो जाती है। तो हमारा सारे दर्शकों से यही कहना है कि अगर आपको कोई भी ऐसा सिम्टम्स आ रहा है जो पहले नहीं था, जो मैंने बताया, जो वार्निंग साइंस होते हैं कैंसर के, जिनको आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, कुछ फेमस 10-12 वार्निंग साइंस होते हैं, अगर वो आपको लग रहे हैं तो आप फौरन आकर के अपना इलाज कराएं। मेदांता में हर डिपार्टमेंट में, चाहे ऑन्कोलॉजी हो, न्यूरोलॉजी हो, गैस्ट्रो हो, कार्डियो हो, सारी फैसिलिटी मौजूद है। और एक छत के नीचे ये सारी फैसिलिटी का मौजूद होना, ये किसी भी एरिया में हेल्थ केयर को बहुत एडवांस लेवल पे ले जाता है। कॉस्ट की बात हमेशा हम बाद में करते हैं, हो सकता है आप जितना सोच रहे हैं उतनी कॉस्ट नहीं आएगी, लेकिन उसके लिए आपको हॉस्पिटल आके अपना चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार सिर्फ वक्त की वजह से कोई कैंसर या कोई भी डिजीज़ जो क्यूरेबल होती है, जो ठीक हो सकती है, वो ऐसी पोजीशन या ऐसी स्टेज में पहुंच जाती है जहां से उसको जड़ से खत्म कर पाना मुश्किल है। कैंसर के बारे में एक बहुत ही मशहूर कहावत है, कैंसर इज क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली। जल्दी पकड़ना और जल्दी अपना इलाज कराना बहुत जरूरी है। ये हमारे बीच डॉक्टर सुहैब और डॉक्टर मोहम्मद नसीम साहब थे। दोनों लोग अपने अपने खासकर जो डोमेन के स्पेशलिस्ट हैं और बड़ी बेबाकी से सभी प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। सेहत लाख नेमत है, इसलिए कहा गया काम इंसान का इंसान से चल जाता है, बात रह जाती है पर वक्त गुजर जाता है। आप अगर किसी भी जो है बीमारी से जूझ रहे हो तो आप तुरंत ऐसे विशेषज्ञों से संपर्क करें और अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रहें। धन्यवाद। मैं सैयद गुलाम हुसैन, लखनऊ से RSS टाइम्स के लिए। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।